युद्ध का काउंटडाउन। जी हां, यह खबर इसलिए भी की जा रही है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जो तनाव हम देखते आ रहे हैं, अब इसी के बीच दूसरे चरण की बातचीत 17 फरवरी को होनी है। 17 फरवरी, इसी 17 फरवरी को। और यह बातचीत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगी। और उससे पहले सवाल यह है कि क्या दूसरे चरण की बातचीत में ईरान और अमेरिका के बीच जो कड़वाहट की गोली है, वो क्या मीठी गोली में तब्दील होगी? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान दिया है कि अगर मौका मिलता है तो राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई से मिलने को तैयार है। और खबर यह भी है कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाने को तैयार है तो ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर विचार करने को तैयार है। तो एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ ईरान है। और अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव है, लेकिन इस तनाव का अंत क्या होता हुआ दिखाई देगा? जिनेवा में आखिरी बात। अब दिक्कत सबसे बड़ी यहां पर यह है कि जो ट्रंप की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, चेतावनियां दी जा रही हैं, क्या उसको ईरान मानेगा? क्योंकि अब आगे जो स्विट्जरलैंड में बातचीत होगी उसी पर उम्मीद टिकी हुई है और 17 फरवरी को यह बात होनी है। और मार्को रूबियो तो यह भी कह रहे हैं कि ट्रंप तैयार है आयतुल्लाह अली खामनेई से मिलने के लिए। अगर बात आगे बढ़ती है तो एक सकारात्मक चर्चा होती है। तो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते उस तनाव की जहां अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी तेज कर दी, अमेरिका अब अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को वहां भेज रहा है। यह एक न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर एयरक्राफ्ट है। अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय में उठाया जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक जेराल्ड फोर्ड को मिडिल ईस्ट पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा। वहां पहले से अब्राहम लिंकन कैरियर और दूसरे युद्धपोत तैनात है। जेराल्ड अपने साथी जहाजों के साथ कैरेबियन सागर में तैनात था और ये इस साल वेनेजुएला में हुए अमेरिकी अभियानों में हिस्सा ले चुका है। आपको याद होगा जब वहां के राष्ट्रपति को लेकर आए थे मादुरो को। साथ ही ट्रंप ने अपने ताजा बयान में ईरान में सरकार बदलने तक की धमकी दे डाली। यह भी कहा कि डील से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। युद्ध के मुहाने पर खड़े दो देश, ईरान और अमेरिका, जहां कभी भी सुलग सकती है सबसे बड़ी जंग की चिंगारी। ट्रंप ने दे दिया है ईरान को अल्टीमेटम। ट्रंप ने कर दिया है इशारा कि अब ईरान पर बरसेंगे दुनिया के बेहद खतरनाक बम। अमेरिका ने विध्वंसक मिसाइलों का टारगेट भी लॉक कर दिया है, क्योंकि ईरान पर हमले की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद अब सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी ईरान की ओर बढ़ चला है। ट्रंप ने जंग का नया प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि अब दो एयरक्राफ्ट कैरियर के घेरे में ईरान आने वाला है। सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर किसी भी वक्त देने वाले हैं? ट्रंप ने अपने सबसे ताजा बयान में खुलकर इशारा कर दिया है। The situation right now where we sent a very big carrier group to Iran. I'd love to see if we could make a deal. They've been difficult to make a deal. I thought we would have had a deal last time. They wish they did. And that's where we did Midnight Hammer. कैरिबियन सागर से अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत जेराल्ड फोर्ड अगले 1 सप्ताह में ईरान के बेहद करीब पहुंच जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि 3 जनवरी को वेनेजुएला में हुए हमले में भी इसी जंगी जहाज पर तैनात फाइटर प्लेन का हाथ था, जिसमें मादुरो को बंधक बनाकर अमेरिका लाया गया था। इसके अलावा फारस की खाड़ी में 3 लिटोरल लड़ाकू जहाज भी हैं, जिनका नाम यूएसएस सांता बारबरा, यूएसएस कैनबरा और यूएसएस तुल्सा है। अमेरिका ने इन्हें समंदर में ईरान की तरफ से लगाए गए समुद्री माइंस का पता लगाने और खत्म करने के लिए बुलाया है। हालांकि सबसे बड़ी खबर है कि ट्रंप अब सीधे खामनेई को सत्ता से उखाड़ने का इशारा कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि खामनेई के हटने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। Give us the deal that they should have given us the first time. If they give us the right deal, we won't do that.
but historically they haven't done that. I will say they want to talk, but so far they do a lot of talking and no action. When are those talks, Mr. President? When are those They've talks? already started. Do you want regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives. उधर ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल में भी वॉशिंगटन में बात हुई। ट्रंप से नेतन्याहू ने मुलाकात की है, हालांकि फिलहाल कुछ ठोस नहीं निकला है। לשמוע את דעתי. אני לא אסתיר מכם שאני הבעתי סקפטיות כללית לגבי טיב הסכם כלשהו עם איראן, אבל אמרתי שאם אכן יושג הסכם, אז הוא חייב לכלול את האלמנטים שהם חשובים מאוד מבחינתנו, מבחינת ישראל, לדעתי לא רק ישראל. זאת אומרת, זה לא רק הגרעין, זה גם הטילים הבליסטיים, זה גם השלוחים האיראנים. खामनेई भले ही जुबानी तौर पर अमेरिका और इजराइल पर पलटवार की धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान भी जानता है कि अगर युद्ध छिड़ा तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। तेहरान से सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। ईरान के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत अपने सरहदी इलाकों या फिर अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बचाने की नहीं है, ना सिर्फ अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को सेफ रखने की है। ईरान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत इस समय उसके डोमेस्टिक या फिर आप कह सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को संभालने की है, यानी आंतरिक सुरक्षा को लेकर। हाल ही में हमने ईरान में देखा था कि कैसे बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, जहां पर सरकारी इमारतों को, बैंकों को पर आगजनी की गई, बड़े विरोध प्रदर्शन किए गए, यहां तक कि मस्जिदों पर और मज़ारों पर भी आग लगाने की कोशिश की गई। यानी ईरान के लिए अभी सबसे ज्यादा दिक्कत अपने अंदरूनी इलाकों को या फिर आप कह सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को संजोकर या फिर उसको सिक्योर रखने की है। और इसी बीच आज तक की टीम आपको दिखाएगी वो एक्सक्लूसिव कवरेज जो हमने उन इलाकों में की है जिन्होंने अभी हाल ही में इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन या आगजनी का सामना करना पड़ा था। मैं इस समय मौजूद हूँ तजरिश की उस मज़ार में। जब 1 महीना पहले रॉयड्स हुए थे तब इस पे भी कोशिश की गई थी आग लगाने की, इसे नुकसान पहुंचाने की, और ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था ये काम मोसाद का है। दरअसल ईरान ने ये माना था कि जितना भी रिवॉल्ट, जितने भी प्रदर्शन ईरान में हुए हैं वो सब के सब सीधे तौर पर मोसाद, इजराइल और यूएस की तरफ से, CIA की तरफ से कराए गए हैं। लेकिन आज तक की टीम, पहली ऐसी टीम जो ग्राउंड से आपको रिपोर्ट करके बता रही है, इस समय मौजूद है। और अगर आप देखें तो मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये सारे के सारे वो लोग हैं जो यहाँ के कमांडर्स, जनरल सुलेमानी हो या दूसरे कमांडर्स हो, उनकी तस्वीर जिन्होंने अपनी शहादत या फिर जो मारे गए थे इजराइल के साथ या उसके साथ जंगों में, वो लोग हैं। और हम आपको और कई चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी क्या महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप एक और देखें तो ये है वो साइंटिस्ट जिनकी आप कह सकते हैं कब्रगाह या फिर उनको जो दफन किया गया था वो उनका यहाँ पर वो रखा गया है। करीबन 18 से ज़्यादा ऐसे साइंटिस्ट हैं जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिसको इजराइल, अमेरिका या किसी की तरफ से मार गिराया गया, और उनको याद करते हुए यहाँ पर उनकी तस्वीरें और इनकी आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी उनकी एक शहादत के तौर पर उनको यहाँ पर उनकी यहाँ रखा गया है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि उन साइंटिस्टों के योगदान को भी याद रखा जाए। अभी हम जहां मौजूद हैं ये तजरिश की वो मज़ार है जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी या बहुत महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है, धार्मिक तौर पर भी। यहाँ पर आप देखें कि आपको नज़र आएगा कि लोग, आज जुमे का दिन है, यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन सबसे खास बात ये भी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इसी तरीके के संख्या में है, भारी संख्या पर यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आज हम आपको, आज तक की टीम पहली ऐसी टीम है जो आपको इन इलाकों से आपको रिपोर्ट कर रही है। हालांकि देखिए उस समय इस मज़ार को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, यहाँ पर बॉटल्स के अंदर फ्यूल भरकर फेंका गया था, आग लगाने की कोशिश की गई थी, और वहाँ वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी ईरान की तरफ से साझा की गई थी। और अब यहाँ पर चीज़ें सामान्य है। यहाँ पर कई जगहों पर आप देखें सिक्योरिटी कैमरा भी, मेरे पीछे देखेंगे आपको कई जगहों पर नए सिक्योरिटी कैमरास भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी पहले से ज़्यादा है, हमको भी 4 बार यहाँ पर रोका गया है। अंदर भी कई लोग ऐसे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लगातार यहाँ पर चीज़ों को की मॉनिटरिंग के लिए खड़े रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। और एक बार फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ का नज़ारा क्या है। देखिए जो महिलाएं हैं हिजाब में, वो यहाँ पर दुआ करने के लिए उनकी शहादत को या फिर उनकी वो जिस तरीके से मारे गए थे उन साइंटिस्टों को, और वो जो जनरल्स हैं उनके लिए भी। तो यहाँ पर आप दोनों तरफ से देखेंगे कि एक तरीके का ईरान की तरफ से कोशिश की जाती है कि जो भी शख्स, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशंस में मारा गया हो या वो किसी बड़े ऑपरेशंस में या फिर किसी काम के लिए मारा गया हो, उसको शहीद के तौर पर जाना जाता है। और शायद ईरान उन सभी शहीदों को हर जगह इसी तरीके से आप कहते हैं यादगार के तौर पर उनकी एक तरीके के आप उनके सिंबल्स बनाए गए हैं ताकि लोग वहाँ पर आके उनके लिए प्रेयर कर सकें।
क्या ईरान के चारों तरफ मौत का घेरा कसा जा चुका है? क्या लगातार ईरान को चौतरफा घेरने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि लगातार ये खबरें मिल रही है कि एक तरफ दक्षिण के अंदर ईरान के समुद्री इलाकों में अमेरिका के जहाज आग उगलने के लिए तैयार है, वहीं उत्तरी इलाकों में यानी आर्मेनिया से लगते हुए बॉर्डर पर जो करीबन 44 किलोमीटर का है, उस पर भी अमेरिका की घेराबंदी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। लगातार ये जानकारी मिल रही है कि आर्मेनिया के इन बॉर्डरों पर अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर या सैन्य गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। जेडी वेंस का दौरा हो, C-17 का लैंडिंग हो और एयर स्पेस को बंद करना हो, यह सिर्फ और सिर्फ क्या संकेत है, क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर है ईरान पर, या फिर ऐसा माना जा रहा है कि ये बड़ी तैयारियां कभी भी ईरान के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं? इसको लेकर भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका का चक्रव्यूह तैयार है। इंटरनेट पर दावों का सैलाब है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स इशारा कर रहे हैं आर्मेनिया की उस 44 किलोमीटर की सीमा की ओर, जिसे अब अटैक रूट कहा जा रहा है। फ्लाइट रडार 24 के डेटा ने दुनिया को चौंका दिया। जनवरी के अंत से अब तक करीब 35 अमेरिकी सैन्य विमान आर्मेनिया और अजरबैजान में लैंड कर चुके हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका ईरान को उत्तर से घेरने की तैयारी में है। क्या आर्मेनिया के रास्ते ड्रोन और स्पेशल फोर्सेस ईरान के परमाणु ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की फिराक में हैं? सोशल मीडिया पर इसे ऑपरेशन नॉर्दर्न नॉकआउट का नाम दिया जा रहा है। अटकलों की इन आग को तब पेट्रोल की विस्फोटक ताकत मिली जब तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति आर्मेनिया पहुंचे। सवाल उठा, ये शांति मिशन था या जंग के सीक्रेट रूट का इंतजाम? 9 से 11 फरवरी तक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस काकेशस दौरे पर थे। कहने को तो ये ट्रिप कॉरिडोर यानी व्यापार की बात थी, लेकिन सोशल मीडिया इसे युद्ध का सिग्नल मान रहा है। जानकारों का कहना है कि ये कॉरिडोर सिर्फ रूस और ईरान को बाईपास करने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी फौज के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाने की तैयारी है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वेंस का वहां होना एक ह्यूमन शील्ड था, ताकि जब तक वो वहां रहे ईरान कोई हिमाकत ना करे। और जैसे ही उनका विमान मिडिल ईस्ट से बाहर निकला, काउंटडाउन शुरू हो गया। और इसी बीच आई सबसे बड़ी खबर, यूरोप ने अपने विमानों के लिए ईरान का आसमान 31 मार्च तक पूरी तरह असुरक्षित घोषित कर दिया। EASA यानी यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी की ये चेतावनी एक खतरे की घंटी है। सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। अगर आसमान बंद किया गया है तो क्या इसका मतलब है कि वहां जल्द ही मिसाइलें और बम बरसने वाले हैं? कहते हैं बिना आग के धुआं नहीं उठता। जब एयरलाइंस रास्ते बदलती हैं तो इतिहास गवाह है कि जंग की तैयारी मुकम्मल हो चुकी होती है। आधिकारिक तौर पर ओमान में बातचीत चल रही है, लेकिन जमीन पर तैयारियों की गूंज कुछ और ही कह रही है। क्या ये ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का मास्टर स्ट्रोक है, या वाकई हमले का काउंटडाउन अपने अंत के करीब पहुंच चुका है? ईरान के पास अब समझौते के लिए सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। ट्रंप कह चुके हैं या तो डील करे, वरना उत्तर से दक्षिण तक अमेरिका का चक्रव्यूह उसे राख में बदलने के लिए तैयार खड़ा है। आज तक ब्यूरो। आज तक की टीम आपको दिखाएगी वो एक्सक्लूसिव कवरेज जो हमने उन इलाकों में की है जिन्होंने अभी हाल ही में इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन या आगजनी का सामना करना पड़ा था। ईरान के लिए इस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ईरान की ना सिर्फ बॉर्डर एरियाज यानी एक्सटर्नल फोर्सेज यानी जो लगातार जो खतरा अमेरिका की तरफ से मिल रहा है या यूएस की तरफ से मिल रहा है, उसके अलावा जो सबसे बड़ा दिक्कत थी वो पिछले 1 महीने में थी, वो थी इंटरनल इशूज़ यानी इंटरनल सिक्योरिटी इशूज़, यानी लगातार जो रॉयट्स वाली सिचुएशन हो रही थी। मैं अगर आप पीछे देखें तो ये वो इलाका है यानी जो मॉस्क है, ये एक वो ऐसी मस्जिद है जिसको टारगेट किया गया था उस समय। मैं इस समय मौजूद हूँ कास स्क्वायर के इलाके में। अगर आप ये पूरा इलाका मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये कास स्क्वायर का इलाका है और मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ये एक सर्कल है बड़ा, आप इसे एक सर्कल एरिया कह सकते हैं, जो यहाँ का व्यापारी इलाका भी है। और इसी कास स्क्वायर के पास ये मस्जिद रसूल है जो बताई हमें गई है कि यहाँ पर भी आप देखें कि आगजनी कैसे की गई थी उस समय, और अगर आप देखें एक एक चीज़ को कैसे नुकसान पहुँचाया गया था। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये देखिए, ये है वो मस्जिद के गेट जो अभी हालांकि बंद किए गए हैं, और इस मस्जिद को सबसे ज़्यादा नुकसान उस समय पहुंचा था, आग के हवाले मस्जिद को कर दिया गया था। और अगर आप देखें उस समय हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार की गई हैं मोसाद की तरफ से, मोसाद को और CIA को इसके लिए दोषी ठहराया गया था, इस पर ये कहा गया था।
लेकिन अभी आप देखिए कि यहाँ पर चीज़ें बंद कर दी गई हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अभी ये बंद है और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भारी नुकसान यहाँ पर मस्जिद के गेट पर अगर आप देखें और इन इलाकों में किया गया था। एक बार फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय ये बंद है, पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन ईरान में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी कि मैसिव रॉयट्स, मैसिव प्रदर्शन उस समय पूरे ईरान के अंदर चल रहे थे। तेहरान उसका एपिसेंटर माना गया था। ये आप देखिए क्या आलम था उस समय रॉयट्स का यहाँ पर कि पूरी की पूरी इलाके को बर्बाद कर दिया गया, पूरे के पूरे इलाकों को, कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। और उस समय प्रदर्शनकारियों ने ना सिर्फ यहाँ की जो सिविल प्रॉपर्टीज थी या फिर बसें हों, सरकारी बसेज हों, या जो आप कह सकते हैं कि जो सरकारी संपत्तियाँ थी उनको नुकसान पहुँचाया, बल्कि मस्जिदें, धार्मिक जगहों को भी नुकसान पहुँचाया गया। मैं आपको ये सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ ईरान के उन इलाकों से, जो आपको ये बताने के लिए काफ़ी होंगी कि उस समय का मंजर क्या रहा होगा, किस तरीके से चीज़ें पलट रही होंगी, किस तरीके से चीज़ें यह समय वहाँ रही होंगी। और ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ यहाँ था, अगर यहाँ की आगे की मार्केट की तरफ मैं आपको लेकर जाऊँ तो यहाँ पर भी नुकसान पहुँचाया गया था। यहाँ पर भी कई जगहों पर हमने देखा कि ऐसे ही निशान हमको तेहरान के इन इलाकों में नजर आए। आज तक की टीम लगातार इन इलाकों में घूम रही है, तेहरान के उन इलाकों में। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुँचा रही है। पहला ऐसा चैनल जब उस समय यानी करीबन 1 महीने के अंदर जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे घटनाक्रम हुए थे, प्रदर्शन हुए थे, मैसिव प्रोटेस्ट, आगजनी और उन सारी चीज़ों के बीच हम पहले ऐसे मीडिया चैनल है जो यहाँ से आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि उस समय यहाँ क्या हुआ था। दीवारों को देखिए दोबारा से ठीक किया जा रहा है। लगातार जो मस्जिद की दीवारें हों या जो उसकी जो आपके जो आगस पास के इलाके हैं उनमें भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी और इस समय अभी इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर काम करके। लेकिन उस समय का आलम क्या रहा होगा ये हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।